नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज का प्रोग्राम मईशत पे है और ये प्रोग्राम जो लास्ट मैंने मईशत पे किया था, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, हमारे बड़े माहिरीन ये बात कर रहे थे कि IMF का मुआहिदा मौजूदा हुकूमत से तय पा जाएगा। अब ये मुआहिदा जो हुकूमत से तय पाया है, IMF स्टैंड बाई अरेंजमेंट ये नाम है इसका, और शायद 15 जुलाई में मिड में इसके ऊपर दस्तखत भी होगा, लेकिन तय पा गया है और $3 बिलियन का ये मुआहिदा हुआ है और 9 महीने के लिए हुआ है। अब इसमें बहुत सारे सवालात हैं। ज़ाहिर है उन सवालात को सही तौर पर तो माहिर मईश जो माशियात हैं वही बता सकते हैं। हमारे जहनों में भी है, आपके जहनों में भी है कि भाई ये जो मुआहिदा पाया है इससे पाकिस्तान की मईशत पे क्या असरात होंगे, डॉलर पे क्या होगा, रिज़र्व पे क्या होगा, क्या ये $3 अरब का जो मुआहिदा है इससे मज़ीद पाकिस्तान के रिमिटेंस में इजाफ़ा होगा, रिज़र्व में इजाफ़ा होगा, एक्सपोर्ट में इजाफ़ा होगा, क्या इससे पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान का जो महंगाई है उसमें कमी होगी, क्या डॉलर में बेहतरी आएगी, क्या अफरात ज़र में कुछ होगा भी या नहीं होगा। ये मुआहिदा जो 9 महीने का है, जिसे एक बड़ी कामयाब मूव कहा जा रहा है और वज़ीर आज़म के लिए कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ये कामयाब मूव है। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ख़ुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशी मदद में आर्मी चीफ़ का बहुत बड़ा रोल है। तो बहरहाल देखते हैं कि इस मुआहिदे के क्या असरात हैं और इसका क्या फ्यूचर है और इससे कितना फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँचेगा, इसकी मईशत को कितनी बेहतरी आ सकी है, क्योंकि आइंदा पाकिस्तान ने तकरीबन कोई $25 अरब के करीब जो है वो कर्ज़ वापस करना है। और कुछ बहुत अहम चीज़ें भी मैंने देखा इस मुआहिदे में, ख़ास तौर पे एनर्जी के हवाले से बात की गई है, टैक्सेस के हवाले से बात की गई है, इस्लाहात के हवाले से बात की गई है। जो हमारे मुआशी माहिर हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को एक मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, एक मेजर इस्लाहात की ज़रूरत है। तो इस पे बात करेंगे। हमारे साथ 2 बड़े अहम तरीन जो हैं के माहिर हैं। एक तो माहिर मईशत हैं, एक बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन है। तो हमने दोनों कैटेगरीज़ को सामने रखा है और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर मईशत, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मियाँ जाहिद साहब, मुमताज़ बिजनेसमैन, सदर पाकिस्तान बिजनेसमैन इंटेलेक्चुअल्स फोरम, आपका भी शुक्रिया। जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ज़रा हमें बताएं सर, ये IMF का जो मुआहिदा 9 महीने का हुआ है, स्टैंड बाई अरेंजमेंट के ऊपर कहा जा रहा है कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट है, इसके सिग्नेचर अभी होने बाकी हैं, दस्तखत होने बाकी हैं। तो ये मुआहिदा पाकिस्तान की मईशत पे, मैं ओवरऑल मईशत पे आ जाता हूँ, एक ख़ास फिगर पे बाद में बात करूँगा स्पेसिफ़िक, क्या इससे फ़ायदा हुआ है और क्या इससे पाकिस्तान की मईशत पे जो दबाव था वो कम हुआ है, और क्या वो जो डिफ़ॉल्ट का कहा जा रहा था, जिसको आपने हमेशा कहा है कि, और यहाँ दूसरे में जो मेहमान हैं वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, तो इसका क्या फ़ायदा है सर पाकिस्तान की मईशत में, कितना दबाव कम करेगा? बहुत शुक्रिया। ये बात इंतहाई खुश आइंद है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरतोड़ कोशिशें और हमारी वज़ारत ख़जाना का IMF गुज़िश्ता 10 महीनों में IMF के जायज़ और नाजायज़ मुतालबात पर मानकर और अमेरिका से सिफारिश कराकर हमने एक इंतहाई कामयाबी हासिल की है, और वो ये है कि $3 अरब का अबूरी मुद्दत का कर्जा मंजूर हो गया है। और मेरे ख्याल से हमारा 1.1 अरब डॉलर जो है हमें 15 जुलाई तक मिल जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि इसके मुआहदे पर दस्तखत होने के साथ ही जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, हमें दोस्त ममालिक से $3 अरब मिलने की तवक्को है। उसके बाद जो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा जनेवा कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वायदा किए थे, वो भी हमें रकम दे सकता है, आलमी बैंक से भी मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स फ्लोट करके और तिजारती कर्जे देकर अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को इसी हुकूमत के दौर में तकरीबन $5-5.5 अरब का इजाफ़ा करने की पोजीशन में आ गए हैं। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि लंबी मुद्दत के लिए डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल चुका है, लंबी मुद्दत के लिए। अलबत्ता जो
मईशत में इस्तेहकाम आएगा, ये एक आर्जी नौइयत का होगा, क्योंकि ये बात तय हो चुकी है, यानी फाइनल हो चुकी है कि ये अबूरी मुद्दत का इसलिए है कि अगली हुकूमत इलेक्शन के बाद जो आए, गालिबन दिसंबर में आए, उसको वक्त मिल जाए और वो बड़ी रकम का कोई 3 साल की मुद्दत का कर्जा IMF से एक और लेगी। इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, उसकी मुखालफत करने के बजाय ये कह लें कि इसके बाद हम एक और कर्जा लेंगे, वो लंबी मुद्दत का होगा, और ये आज अहद करना है कि उस कर्जे के लेने के लिए जो इस्लाहात ज़रूरी हैं वो आज हम कानूनी उसको इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे दें, ताकि जो है वो खदशात जो आवाम के ऊपर बोझ डालने के हैं या दूसरी चीज़ों के हैं वो टल जाएँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमें पैसे तो बेतहाशा मिलने हैं, लेकिन $4 अरब की हमारी इंपोर्ट्स कंटेनर रुके हुए हैं, हमारे मल्टीनेशनल्स हैं, उनके पैसे बहुत दिनों से डिविडेंड गए हैं, नहीं गए, वो भी भेजने हैं, और इंपोर्ट्स पे से रेस्ट्रिक्शन IMF कहे या नहीं कहे, हमें इंपोर्ट्स बढ़ानी है। इसलिए कि एक साल में पिछली हुकूमत की हिमाकतों या दानिस्ता गलतियों की वजह से हमें इंपोर्ट्स में $21 अरब की कमी करनी पड़ी। अगर नहीं करते तो रिजर्व हमारे ख़त्म हो जाते, लेकिन उसकी वजह से मईशत जो है वो चौक हो गई और दवाइयों की इंपोर्ट्स के भी पैसे नहीं हैं, तो इंपोर्ट्स हमें बढ़ानी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रुपए की कदर पर शुरू में बेहतरी आएगी, लेकिन बहरहाल एक दबाव आएगा, उस दबाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई और रास्ता आपके पास नहीं है कि इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके असल काम जो करने का है, इसमें बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये तो 12 अगस्त को रुखसत हो जाएगी, फिर केयर टेकर कैसे पता सर आपको कैसे पता कि 12 तारीख को चली जाएगी? ये तो कोशिश करेगी कि मज़ीद और टाइम मिल जाए इसको। जब इतनी बड़ी अचीवमेंट की है तो और आगे जाएं सर। आपने डेट दे दी है सर, आप आइन की बात कर रहे हैं, आप आइन की बात कर रहे हैं, आइन की नहीं। मैं समझता हूँ कि दिसंबर में, मेरी राय है दिसंबर में पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद जो हुकूमत है वो होगी और वही IMF के पास जाएगी। 3 साल, हमें 3 साल का कर्जा चाहिए है, और वो ऐसी हुकूमत के साथ करेंगे जिसको कि मुस्तकबिल में रहना है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि दिसंबर में जो केयर टेकर्स होंगे उनके बजाय एक इलेक्टेड हुकूमत आ जाएगी, और यही पाकिस्तान के मुफाद में है, और वही कर्जे को नेगोशिएट करेगी। इस हुकूमत का कारनामा ये, एक तो उन्होंने ये किया कि यह किस्त ले ली, अब दूसरा कारनामा ये है कि चूँकि फ़ौज जो है इस वक्त पाकिस्तान की मीशत को सरमायाकारी लाने में दिलचस्पी ले रही है और बड़ा काबिल कदर काम किया है, तो इस वक्त उनकी मदद से एक ऐसी कानूनी इस्लाहात कर लें, उसको कानूनी शक्ल दे दें, टैक्सों की, तवानाई की, ताकि कोई भी हुकूमत आए, कोई भी हो, वो इन इस्लाहात करने की पाबंद हो। क्योंकि पाकिस्तान की जो कामयाबी होगी उस कर्जे की शराइत के दौरान उन इस्लाहात को करने पर होगी, वरना ये तो आप देखें ना कि शहबाज शरीफ साहब 1993 के बाद, बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, 12वें वजीर आज़म हैं केयर टेकर्स को छोड़ के, और 12 ही दफ़े हम IMF के पास जा चुके हैं, 13 दफ़े गए। 1958 से अब तक 17 वजीर आज़म आए केयर टेकर छोड़ के, और हम 24 दफ़े गए। तो क्या ऐसी कोई, इसके बाद कोई ऐसा मौजूद तो नहीं होने वाला कि हम अगले दफ़े ना जाएं? इसलिए मैं कह रहा हूँ 2024 का एक्सेप्ट कर लें और मुआहदात को, इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे दें। ये इसके लिए एक और वजह मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे। देखिए ज़रा, आपके इल्म है कि 1979 में सोवियत इन्वेजन हुआ, हमने जंग लड़ी और हमें बेतहाशा इमदाद मिली। 9/11 हुआ, हमने जंग लड़ी, बेतहाशा इमदाद मिली। तो ये 1900, आप ये समझें 1980 से 2016 तक हमें बेतहाशा इमदाद मिली, हमारे कर्जे भी माफ़ हुए, लेकिन हमारा ग्रोथ रेट इस मुद्दत में जब हमें बेतहाशा इमदाद मिल रही थी, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत से कम था। अब 2017 के बाद और 2023 में अमेरिका का रवैया मुआंदाना है, IMF जो है बहुत सख्त शराइत कर रहा है, न्यू ग्रेट गेम चल रहा है, नई सर जंग, न्यू जो कोल्ड वार एरा चल रहा है, जिसमें भारत को ऊपर लाया जा रहा है, हमें गिराया जा रहा है। तो अगर इस वक्त हम ग्रोथ रेट 5% नहीं हासिल कर सके, तो आज करें। ठीक है, इसलिए मेरा जोर इस्लाहात। ठीक है, अभी आगे बात करूंगा मैं। इस्लाहात की बात कर रहे हैं आप, कानून की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल होगा कि सर कर्ज़ लेकर हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमारे कोई इस्लाहात, कोई पॉलिसी, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई चीज़
जिन लोगों पर कर्ज जो टैक्स लगाना चाहिए उन पे नहीं लगाता, उमरा पे टैक्स नहीं है, ज़राअत पे नहीं है, सर्विसेज सेक्टर पे नहीं है, ट्रेड पे नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट को नचोड़ दें। हम अहम पॉलिसी कहाँ कर रहे हैं, मैं आप पे इस पर आऊँगा। जी जनाब, ये बहुत खुशी की बात है, मैं एक कॉलम आपका पढ़ रहा था, आप वज़ीर आज़म को बहुत शाबाशी दे रहे थे, उन्होंने भी दिया, आपने भी दिया। सर आखिर इसके कौन से कुलीदी पॉइंट्स हैं जिसको कहते हैं सर इस मुआहदे को, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ? सर देखिए, बात यह है कि खुशी इस बात की है कि जैसे आम तौर पे आपने देखा होगा कि जब हमारा कोई पेशेंट होता है तो हम उसको लेके रश करते हैं हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ रश लगा होता है, वो कहते हैं जी हमारे पास जगह नहीं है। फिर आप इधर उधर फ़ोन घुमाते हैं, कोशिश करते हैं, कोई सिफारिश लड़ाते हैं, तो फिर आपको एमरजेंसी में वो बेड मिल जाता है। तो हमें खुशी इस बात की है कि हमें एमरजेंसी में बेड मिल गया है और हम उसमें एडमिशन हमें हॉस्पिटल में हो गया है, हो गए हैं, अब आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। अब हमारा ट्रीटमेंट शुरू होगा, इस बात की खुशी है। अच्छा सर, ये गारंटी है कि 3 बिलियन अब आपको मिलेंगे? अब बात मोडीज का मैं पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि भाई क्वेश्चन मार्क है। नहीं, मोडीज ने कहा है कि जी इसमें भी डाउट है कि पाकिस्तान को मिलेंगे या नहीं। उसकी वजह ये है, नहीं उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड रहा है वो ये है कि हम बात करके मुकर जाते हैं और हम उस पर अमल नहीं करते। तो उस वजह से मोडीज़ ने ये एक उसमें खदशे का इजहार किया है। लेकिन मोडीज़ ने साथ में ये भी कहा है कि 1.1 बिलियन डॉलर जो है वो तो 14-15 तारीख को मिल जाएगा पाकिस्तान को, आफ्टर सिग्नेचर। 14 तारीख को उन्होंने बोर्ड की मीटिंग बुला ली है और 15, 16, 17 को तो वो हमें मिल जाएंगे। फर्स्ट ट्रांच हमें मिल जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जहाँ तक हम कह के मुकर जाते हैं तो उसमें अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को जितनी उन्होंने उठक बैठक कराई है इस दफ़ा, तो उन्होंने इतनी उठक बैठक करा दी है कि अब पाकिस्तान को ये समझ आ गई है कि हम अब कह के मुकरने वाली बात नहीं है। अब उसमें उन्होंने 4-5 कंडीशंस जो लगाई हैं वो कंडीशंस हमें पूरी करनी है। अच्छा, वो कंडीशंस वो क्यों लगाते हैं? ये वही बात है कि डॉक्टर आपको कहता है कि जी आपने ये मिक्सचर पीना है, या आपने टैबलेट खानी है, या आपने कैप्सूल खाना है, और आपने फिर अपनी डाइट भी सही रखनी है और अपनी वर्जिश अपनी ठीक करनी है। वो डॉक्टर आपको जो प्रेस्क्राइब करता है वो तो आपके भले के लिए कर रहा होता है ना। अब उसके बाद अगर आप उस पर अमल नहीं करते तो नुकसान फिर आपका ही होता है। तो वही बात है कि अब हमें उन्होंने ये कहा है कि नंबर 1 तो आपने फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो आपने मेंटेन करना है। एनर्जी में आपने अपनी रिफॉर्म्स करनी है, क्योंकि एनर्जी में 600 अरब रुपए साल का हम लॉस करते हैं। और उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपनी स्पीच में ये कहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि SOEs जो है यानी गवर्नमेंट के जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उसमें हम 600 अरब रुपए साल का लॉस करते हैं। कल जो करेंसी डी वैल्यू हुई है उसके बाद तकरीबन 800-900 अरब रुपए तक ये रकम पहुंच चुकी है जो हम लॉस करते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर IMF कहता है कि अपने 900 अरब रुपए के लॉसेज जो हैं ये ठीक करो, 600 अरब रुपए बिजली के लॉसेज जो हैं ये ठीक करो, इनको मत करो और इस्लाहात करो, और IMF अगर ये कहता है कि जी आप अपने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई ना कोई इमदादी पैकेज बनाएं, तो इसमें कौन सी बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो यही चीज़ें क्यों नहीं बनाते? तो ये IMF हमें कह रहा है। अच्छा, और फिर ये कि हम ये कर क्यों नहीं पाते? फिस्कल डिसिप्लिन की जो बात कर रहा है, बात ये है कि हम लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस को बंद नहीं करते या उन्हें प्राइवेटाइज नहीं करते। उसके पीछे सियासी मुहरकात होते हैं। क्योंकि आज फ़र्ज़ कीजिए मैं गवर्नमेंट ऑफ द डे हूँ और मैं PIA या रेलवे स्टील मिल को लेके मैं बेचने के लिए जाता हूँ कि इसको प्राइवेटाइज कर दें, तो जो भी अपोजिशन ऑफ द डे है वो उसकी मुखालफत करती है और उसको पॉपुलस अप्रोच अपनाती है और लोगों को सड़कों पे लाती है। वो लोग बेरोज़गार होंगे, उनका ख्याल ये होता है। तो लेकिन बात यह है कि उसकी कीमत हम सब अदा कर रहे होते हैं। अब 3000 अरब रुपए जो है हमारा सर्कुलर डेट पे पहुंच गए हम लोग। 200 अरब रुपए हमने अब गैस में भी लॉस शुरू कर दिया है। तो ये सारी जो सिचुएशन है, IMF अगर ये सजेस्ट करता है कि ये चीज़ें आप ठीक करो और उनको मशरूत करता है अपनी ट्रांच के साथ कि जी हम किस तब देंगे, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हमें कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना कि जो हमें पकड़ के सीधा करेगा और पकड़ के सीधा करके बिठाएगा कि यार अब बंदे दे पुत्र बन जाओ। तो लिहाजा अब हमें सीधा होना पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उससे सारी हर चीज़ का ये यानी जो हम बातें कर रहे हैं इससे बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को इन सारी चीज़ों का एहसास भी है और अदराक भी है, और वो जिस सीट पे बैठे हुए हैं ज़ाहिर है उनसे बेहतर कौन जानता है। तो ये चीज़ें हमें ठीक करनी है। अब हम जिसको हम एक कहते हैं ना चार्टर ऑफ इकॉनमी, तो चार्टर ऑफ इकॉनमी का मतलब ही है कि हम सब मिल के बैठ के जब उसके ऊपर एक चार्टर पे साइन कर देंगे तो फिर कोई बंदा या कोई अपोजिशन जो है लोगों को सड़कों पे नहीं लाएगा, और इस तरीके से हम अपना निज़ाम ठीक करेंगे। एक IMF ये कहता है कि जी आप अपना टैक्स बेस वसी करें।
अब पाकिस्तान को तकरीबन 40 अरब डॉलर टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। 40 अरब डॉलर का मतलब है 12,000 अरब रुपए का टैक्स हमें कलेक्ट करना चाहिए। वेयर एज कि हमने जो अभी टारगेट रखा है 9,400 अरब रुपए का रखा है, और उसमें भी हमें तवक्को नहीं है कि वो 9,400 अरब रुपए हम पूरे कलेक्ट कर पाएंगे। क्यों? कि लोग टैक्स पूरा देते नहीं है। बहुत कौन सा बड़ा सेक्टर है सर? फिर मैं पूछूंगा कि आप लोगों को बताएं कौन सा सेक्टर नहीं देता है? देखें, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों है। नहीं देता है सर? एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको आपने टैक्स लॉज में लाए ही नहीं है। क्यों नहीं लाए सर? उसको आपने एलिजिबल ही नहीं किया कि भाई आपने टैक्स पे क्यों करना नहीं है। किया सर? जबकि तो ये तो यही देखें तो है ना, ना, क्या आप यही समझते तो नहीं रोना कि है। इनको लगना चाहिए? बस यही तो रोना है, क्या यही तो पॉलिटिकल एडवांटेज और ये यही तो तो फिर ये हुकूमत मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। एक तो यही पॉलिटिकल एडवांटेज वाली बात है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो ट्रेडर तबका है उसको भी नहीं है, वो टैक्स नहीं देते। ये जो एक हमारे सर्विसेज सेक्टर है वो भी नहीं देता। सर्विसेज सेक्टर जो है वो बहुत सारा सेल्स टैक्स तो उसने सर्विस पे देना शुरू कर दिया है। अब वो उसको जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स जिसको कहते हैं, अब उसमें भी उसको लाना चाहिए। क्यों नहीं लाते हाँ, सर? एक एक डॉक्टर, एक एक वकील, हम सुनते हैं वो वकील अब फीस देखें, मांगता है, हाँ, आप वो कांटेक्ट रसीद ही करते नहीं हैं काटते। 3.5 जी, करोड़ रुपए सर, जी, वो रसीद ही नहीं काटते। 4 करोड़ सर, तो अगर 10 करोड़ सर, ये डॉक्टर साहब कहाँ इस जा- सब को जब आप समअप करते हैं, क्यों नहीं करते सर? मेरा ये सवाल है मैं यहाँ यही रोक के गुजारिश कर आपसे रहा हूँ कि अगर हुकूमत सिंसियर है, 2 चीज कर दे सर। एक तो डॉक्यूमेंटेशन कर दे, ठीक है सर। दूसरा ये है कि अगर टैक्स नेट बढ़ाना ही है तो आप इन चारों सेक्टर्स पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हम जब बात करते हैं ना ट्रेडर्स पे टैक्स की, वो कहते हैं जी हम ये फलां स्कीम ला रहे हैं और उस स्कीम के तहत हमें 100 अरब रुपए टैक्स मिल जाएगा। अरे भाई 100 अरब नहीं, 4,000 अरब रुपए का गैप है। वो पूरा कैसे करना है? वो आप फाइलर बनाएंगे सबको तो ही ये पूरा जो होगा ना। बात आपकी ये वजीर आजम की इसमें नहीं जाता, इस नहीं, आधार वज़ीर नहीं आज़म जाता को पता है। या इनकी जो वज़ीर आज़म इकोनॉमी को की पता टीम, है, तो लेकिन जो शटर पावर है, स्ट्रीट पावर है, उसके सामने हमारी हुकूमतें बेबस हो जाती सर हैं। कौन सी स्ट्रीट पावर है? आपने जिस बुनियाद पर आवाम इस वक्त 38% अब महंगाई है, जी अभी 39% थी, मगर आप कह रहे हैं कि 39% 9% बढ़ गया है कम ना हो सर। गई है। जी कितनी आवाम निकली, आपने उसका हशर बुशर कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही। असल में मसला ये है कि ये टैक्सेस तो आवाम को रिलीफ देंगे ना, गरीब या। लोगों पर, देखिए, वो पैसे अमीरों जो पे है, लगेगा ना। गवर्नमेंट वो तो ये अमीर निकालेंगे लोगों को, वो तो किसको पैसा- निकालेंगे? जी, आवाम जी, को। वो- आवाम नहीं निकलेगी। नहीं, वो- जब ये बताया जाएगा कि इनकी जो अरबों की कमाई है इसमें टैक्स लगाया जा रहा है, तो गरीब आवाम इनका देखें साथ डॉक्टर साहब, क्यों बात यह है कि फ़र्ज़ कीजिए आप हुकूमत हैं और आप ये टैक्स लगा रहे हैं और आप ये सब बयानियाँ दे रहे हैं। मैं अपोजिशन हूँ, मैं कहूँगा डॉक्टर साहब गलत कह रहे हैं। ठीक है ना? ये ऐसे नहीं तो है, रियासत ये गलत बचाइए। है। आज भी अपोजिशन कह रही है इसका सर मतलब- रियासत बचाइए ना। या। आपने ये कहा था कि हम आप हुकूमत नहीं बचा रहे हैं, हम अपनी पॉलिटिकल जो पोजीशन है उसको खराब कर रहे हैं। तो कहाँ खराब कर रहे हैं सर? गरीब आवाम 38, 39, 40 पे महंगाई पहुंच गया है। महंगाई इन पे जा क्यों रहे नहीं हैं। कर रहे हैं? हाँ, आप? इन पे बिल्कुल क्यों नहीं यही लगा रहे बात है। ये करने सारी- दीजिए मैं अपोजिशन। यही गुजारिश कर रहा हूँ। मेरा तो बयानिया यही है कि इन लोगों से टैक्स लेना चाहिए। जब आप टैक्स लेंगे तब तो आप अवामी फलाह के मंसूबों पे खर्च कर सकेंगे ना, और IMF भी आपसे यही कह रहा है। तो बात यह है कि अगर हम लोगों से टैक्स भी ना लें, जो पूरा टैक्स बनता है वो ना लें, ठीक है, बिजली को ठीक ना करें, हम टैक्स बेस को ना बढ़ाएं, हम जो दूसरी रिफॉर्म्स करने हैं, गवर्नमेंट के इदारे जो लॉस मेकिंग इदारे हैं उनको हम ठीक ना करें, सारी चीज़ें हमने वहीं की वहीं जैसी की तैसी ही रखनी है और वैसा ही रखना है, तो फिर इसका मतलब है फिर हम तो फिर मांगते ही रहेंगे फिर ना यही हमेशा। होगा ना सर कि 3 अरब यहाँ से लिया, इसके चक्कर में इंटरनेशनल जो मुआहदा उसके तहत दोस्त ममालिक ने भी दे दिया, आपका रिजर्व 10 से 12 हो गया, आपने इन्हीं पैसों को रोल किया कर्जे, तो 25 मिलियन डॉलर आपको भेज देना है ना हाँ, सर। एक चीज़ और इसका एंगल है डॉक्टर मैं साहब। आऊंगा, मैं एक जी, ब्रेक पे एंगल, एक जुमला अगर अच्छा है जी। तो आप जरूर कर देखिए, दें, एक वरना मैं एंगल इसका ये भी है कि आपके पास टोटल इनकम आपकी जो है 55 अरब डॉलर है, जिसमें रेमिटेंस भी है और जिसमें आपकी एक्सपोर्ट भी है। अब 55 अरब डॉलर के अगेंस्ट अगर 17 आपका वो बताया अगर था आप आपने 75 अरब की अगर आप इंपोर्ट करने जाएंगे तो फिर 20 अरब कहाँ से आएगा? तो ये IMF की जो ट्रांच आपको मिल रही है या दोस्त ममालिक से जो आपको तो मिल मतलब रहा है, उसकी गाइडलाइन सही है। ये गाइडलाइन बिल्कुल ठीक है, और ये इसलिए नहीं है कि आप 55 की इनकम करें और 75 के खर्चे करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, पे बात। वेलकम बैक जी। शाहिद साहब ये बताइए सर कि आपको अभी तकरीबन देना है, मेरा ख्याल है जून 2024 तक 25 अरब वापस करना है। आपका कोई IMF कह रहा है कि भाई आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, आप टैक्स नहीं लगाते, आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते,
आप जो हैं वो फाइलर और नॉन फाइलर का जो मसला है वो सॉल्व नहीं करते, आप जो हैं वो क्या कहते हैं जो आपकी इनकम है उसके ऊपर आप आते नहीं हो, आप कर्ज लेकर अपना खाते हो पीते हैं, तो सर कैसे चलेगा ये सिलसिला? पहले मैं आपसे एक बिल्कुल सबूत दे सकता हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जाता। पिछले 30 वर्षों में जितनी भी हुकूमतें आई, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें, तमाम पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियाँ, स्टेट बैंक, FBR और दूसरे इदारे नहीं चाहते कि वो टैक्सों की वसूली मालदार लोगों से लें। इसके सबूत हैं, मैं भी आपको दे दूँगा। नंबर 1, अब मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले आपको बताओ मुस्लिम लीग नून का मंशूर क्या है। जी, ये पावर की बात ही नहीं है, बिल्कुल इस पावर का मसला नहीं। मसला ये है जो मुस्लिम लीग नून के मंशूर में, हमें इस बात का एहसास है कि टैक्सों के निज़ाम में जो इस्लाहात ज़रूरी हैं उसकी ताकतवर तबके मुखालफत करेंगे, हम उनसे निमट कर दिखाएंगे। और वो इस्लाहात क्या हैं? वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम यानी GST 18 से 7%, पेट्रोलियम लेवी 0 और मईशत को दस्तावेजी बनाएं। यस, लेकिन उन्होंने तो उनको चिमटाया हुआ है, पिछली हुकूमतों ने भी चिमटाया है, सूबाई हुकूमतों ने भी चिमटाया है, इमरान खान ने भी चिमटाया है, पीपल्स पार्टी ने भी चिमटाया है और फौजी हुकूमतों ने भी चिमटाया है। नंबर 1, मैं अब स्ट्रीट पावर क्यों नहीं है मैं आपको बता दूँ। मिसाल के तौर पर एक 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में आप बेचने निकलते हैं, उसकी रजिस्ट्री होगी 3 करोड़ की। अब जो ईमानदारी से करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, वो कहेगा भाई 3 करोड़ में करो, बाकी ब्लैक है। तो क्या एक कानून ये नहीं बनाना चाहिए जो सबके मंशूर में है कि जो भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है वो मार्केट रेट के ऊपर होगी? मगर लिखा सबने है मगर नहीं करते, क्योंकि कई हजार अरब रुपए का कालाधन वहां पर पड़ा हुआ है। नंबर 1। दूसरी बात, एक आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, जो आमदनी पर चोरी का है, टैक्स नहीं दिया, उसने वो पैसा आपने लगा दिया कौमी बचत स्कीम में। अब आपको पता है क्या मुश्किल है कि एक खत उसको लिख दिया जाए कि भाई ये 1 करोड़ रुपए के आपने जो है वो कौमी बचत में लगाया है, स्पेशल सेविंग में, इस आमदनी पे तो आपने टैक्स नहीं दिया। तो बाकी लोग तो तनख्वाहदार तबके तो टैक्स दे के वहाँ लगाते हैं। अब आप इस पर या तो पहले टैक्स दे दें, 70% बनता है, वरना इस पर आपका मुनाफा उस वक्त तक नहीं मिलेगा ना आप इसको कैश करा सकते। हम वो खत भी लिखने के लिए तैयार नहीं है। 41 लाख आदमियों की प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं हुकूमत के पास, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जिससे वसूली करने के लिए अदालतों के पास जाना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं, खुद ला सकते हैं। 1000 कानून 1000 अरब रुपया मिल सकता है, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि वो 7000 अरब रुपया हम अपनी इस्तेदाद से कम वसूल कर रहे हैं। इसको मैं साबित कर सकता हूँ, 7000 अरब रुपया। ये तो आपके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि 3970 अरब रुपया तो चोरी हो रहा है, और जो लगाया ही नहीं वो 7000 हो गया। तो एक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि ये हो क्या रहा है। 95-96 में हमारा टैक्स GDP रेशो था 14.4, अब 10 पर आ गया, तो 4000 तो यहीं गिर गया। हो क्या रहा है, मसला क्या है कि एक इलेक्टेबल्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर तुमने हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाया तो हम तुम्हारी हुकूमत को गिरा देंगे। ये अवाम नहीं है, अवाम क्यों नहीं है वो भी साबित कर दूँ। 9 करोड़ लोग, दोबारा कह रहा हूँ, 9 करोड़ लोग बेचारे ऐसे हैं जिनकी आमदनी 25,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना, जो जिन पर टैक्स नहीं है कानून के तहत, ना वो टैक्स देना चाहिए ना रिटर्न देनी चाहिए। आप उनसे 15% मोबाइल चार्ज करने पर काट लेते हैं। आप जब 15% आपसे कटता है तो आप तो अपने रिटर्न से उसको लेस कर लेते हैं, जाहिर साहब भी लेस कर लेते हैं। ये जो 9 करोड़ हैं वो तो आप गैर कानूनी तौर पे ले रहे हैं, वो तो रिफंड ले ही नहीं सकता, वो बेचारा तो फाइलर ही नहीं है, उसकी आमदनी 6 लाख नहीं है। इसी तरह से ख़वातीन हैं, कुछ और लोग हैं जिनके पास 5 लाख 10 लाख रुपए है, उस पर जो मुनाफा हो रहा है वो 2 लाख है, उस पर टैक्स ही नहीं है। आपने कहा तुम तो नॉन फाइलर हो, तुम मुजरिम हो, तुम्हारे ऊपर से 30% टैक्स लेंगे। ऐसे लाखों लोग हैं, तो 9 करोड़ लोगों से तो आप ज़बरदस्ती ले रहे हैं, और इन लोगों से जो 41 लाख हैं जिनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है उनसे नहीं लेना चाहते आप जो हैं इसी तरीके से सर्विसेज सेक्टर वाले नहीं दे रहे, ट्रांसपोर्ट वाले नहीं दे रहे, एक्सपोर्टर्स नहीं दे रहे, तो बेसिकली तो मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं जो आवाम को मुंतकिल कर देते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, वकला कहाँ दे रहे हैं? एग्रीकल्चर टैक्स। अरे भाई एग्रीकल्चर तो 250 अरब ही आएगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। आपका तो 7000 अरब रुपये की शॉर्टेज है, 7000 अरब रुपया। अगर ये नहीं आता
तो 24 मिलियन बच्चों को आप स्कूल नहीं भेज सकते, इलाज मुआवजा नहीं करा सकते, आप थोड़ी बहुत उनके तनख्वाहें बढ़ाती रहे, वो तो तबाह हो जाएगा। वो 24 मिलियन बच्चे कब जाके इस सदी के आखिर में होंगे? तो फिर जब उसका 80% आपने सूद का दे दिया तो मुल्क कैसे चलेगा? इसका मतलब ये है कि सोच ये है कि हम अपना टाइम गुजार लेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ उसका भी बता दूं। अभी शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया कि दुआ करें कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये आखिरी प्रोग्राम हो। हालांकि उनको पता है कि स्टैंड बाई का मतलब यही है कि अगली हुकूमत में जो है वो जाना, चाहे ये हो या कोई और हो, उसने एक और लेना है। तो अगर उनको दुआ करनी थी तो ये करते कि अगला जो प्रोग्राम होगा उसके बाद ना लें, लेकिन उन्होंने कहा दुआ करें ये है ताकि अगर अगली हुकूमत हो तो क्या हमने तो आखिरी कर दिया था। मसला इलेक्टेबल्स का है। वो ये कहते हैं कि अगर तुमने ये टैक्स लगाया सर, तो हम तुम्हारी सर मेरा यहाँ पे एक रिक्वेस्ट से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये बीमारी तो हर सियासी जमात के साथ है इलेक्टेबल्स की, लेकिन सर ये पाकिस्तान तो नहीं इससे बचेगा अगर ऐसी सूरत हाल हुई, क्योंकि ये जो कहा जाता है कि जी ये आखिरी है तो ये तो एक सियासी फ़ायदा उठाकर जुमला स्टेटमेंट दिया जाता है ना। पाकिस्तान का इनकम कहाँ है? कहाँ से आप अपने कर्ज़ों को जो है वो सॉल्व करेंगे? कहाँ से आप अपनी चीज़ों को अगर आपको कर्ज़ नहीं मिलेगा तो आप किस तरीके से अपनी इकॉनमी को जो है वो लेके चलेंगे? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से आप पैसा आपको मिल रहा है जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि जी हमें अब कर्ज़ की ज़रूरत नहीं है? मेरा आपसे गुजारिश है कि क्या ये बेहतर नहीं है सर? ये एक मैं अपने प्रोग्राम से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, आपके ज़रिए देना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल हुकूमत को ख़त्म किया जाए, टेक्नोक्रेट को लाया जाए, ताकि ये जो इलेक्टेबल्स ब्लैकमेल करते हैं वज़ीर आज़म को या जो भी हुकूमत होती है इसको ब्लैकमेल करते हैं वो ब्लैकमेल ना हो। मेरा ख्याल है जुडिशरी और फौज को एक रोल अदा करना चाहिए और एक ऐसी टेक्नोक्रेट हुकूमत को लानी चाहिए जो ब्लैकमेल ना हो इन इलेक्टेबल्स के जरिए और वो ज़राअत पे और इन लोगों पे टैक्स लगाए। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, अगर कुछ करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कुछ करना है जस्टिफिकेशन दे सर, मेरी बात गलत कैसे है सर? बिल्कुल इसलिए गलत है कि यही टेक्नोक्रेट्स हैं जिन्होंने IMF के साथ ऐसे मुआहदे किए जिसमें पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा। अच्छा, क्या आपको इल्म है कि एक हसाब थे टेक्नोक्रेट केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर, जिस दिन उनका इख्तिदार खत्म हो रहा था उस दिन उन्होंने पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम IMF के साथ कर दिया। वो टेक्नोक्रेट ही थे। डॉक्टर महबूबुल्लाह, आखिरी दिन था उनका। अरे भाई आपका काम नहीं है, आने दो। हमारे जो केयरटेकर्स ने जिस तरह पाकिस्तान को तबाह किया है उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो सियासी लोगों ने क्या किया सर? आप कहते हैं टेक्नोक्रेट्स ने तबाह किया है। सियासी लोग इलेक्टेबल्स के दबाव में आकर इन सेक्टर्स पे टैक्स नहीं लगाते, तो फिर सर ये इसका मतलब है मार्शल लॉ को आवाज दूं? देखिए इसका मतलब है मार्शल लॉ को आवाज दूं या जुडिशियल मार्शल लॉ को आवाज दूं? किसको आवाज दूं सर? मेरी बात बिल्कुल वाज़ेह है। मैंने आपसे ये कहा कि पिछले 30 वर्षों में जितनी भी हुकूमतें आई सब ने वही किया कि टैक्स वसूल नहीं किया, जितने भी, उसमें फौजी हुकूमत भी शामिल थी, शरत के भी शामिल। तो क्या फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है हुकूमत का? किस तरह ये टैक्स लगाएंगे? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास एक ही हल है। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हल नहीं है। हल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इंतखाबात करना चाहते हैं, मैं ये कहूँगा मैं किसको वोट दूँ? जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो पर अमल ही नहीं कर रही तो मैं क्यों वोट दूँ? इसलिए कौमी सलामती कमेटी और सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में मुदाखलत की, जो उनका काम नहीं था, कर ली उन्होंने, 184(3) में की, तो अब अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मैं ये चाहता हूँ कौमी सलामती कमेटी जिसमें तीनों फौज के नुमाइंदे और सुप्रीम कोर्ट ये जिम्मेदारी लें कि भाई इलेक्शन से पहले कानून बना दो, कानून साजी कर दो कि जो भी हुकूमत आएगी उसने ये 6 काम करने हैं। अगर ये 6 काम नहीं करते उसकी हुकूमत नहीं चलने दी जाएगी, उसका हुकूमत खत्म हो जाएगी। जो इलेक्शन हुआ उसका इलेक्शन खत्म हो जाएगा। मैं बताऊं 6 वो क्यों मैं कह रहा हूं। एक आदमी किसी एक पार्टी के टिकट पर आता है, वो भी हलफनामा दे कि मेरी पार्टी ने ये वायदा किया है, अगर इंतखाबात जीतने के बाद उसने ये नहीं किया तो ये हुकूमत गिर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कौमी सलामती कमेटी ये फैसला करे और ये इम्प्लीमेंट कराने के लिए फौज और जुडिशरी इनके सर पे रहे कि ये होना ही होना है अगर जो भी हुकूमत आती है, अदरवाइज नहीं है कोई ऑप्शन। ठीक है, मैं आगे चल के बात करूंगा, इससे पहले कि एक ब्रेक पे लूं, फिर मैं जाहिद साहब के पास आता हूं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। सर IMF भी कह रही है, आप कह रहे हो सही कह रही है, डॉक्यूमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इस्लाहात वेरी इंपॉर्टेंट।
इन 4 सेक्टरों पे टैक्स नेट, हर आमदनी के ऊपर टैक्स लगना बहुत ज़रूरी, गरीब को रिलीफ देना बहुत ज़रूरी। किस तरह हो सकता खर्चे कम करना बहुत ज़रूरी है, किस ठीक तरह है, हो सकता आमदनी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये 4-5 चीज़ें जी हैं, सर। ठीक है। अब इन 4-5 चीज़ों में ही कूजे को दरिया को कूजे में बंद किया गया है। सर। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, अभी जो बात हो रही थी, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये चीज़ लाई जाए और उसमें सुप्रीम कोर्ट और ये सारे मिलके इनको पाबंद करें। देखिए, ये आज कोई कानून बना दें, कानून तो पार्लियामेंट का होता है ना, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है। नई पार्लियामेंट आएगी, उसको बदल लेगी जिस तरह भी उनको सहूलत होगी। तो ये बात कानून बनाने से हल नहीं होगी, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस से हल होगी, एक एवोल्यूशन से हल होगी। वो नहीं होना है और सर। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये उसका मैंडेट नहीं है। मैं मानता क्योंकि हूँ वो तो- मैंडेट तो सर माजरत के वो तो साथ वर्क और भी चीजों का प्राइम मिनिस्टर मैंडेट के अंडर नहीं ही है। करती है ना। देखिए, नहीं, मैं मैं ये कह रहा हूँ बोल- कि अगर हम गलत बहस की तरफ निकल नहीं, जाएंगे। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, चले सर नेशनल सिक्योरिटी का नहीं है, उन्होंने कह दिया, केयरटेकर का भी नहीं है, आपने भी ये एग्री किया। पार्लियामेंट का काम है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये पार्लियामेंटेरियन होने ही नहीं देंगे सर। नहीं सर, बात यह है, आप ये बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बनता है हमारे सिस्टम में सर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कौन है, बनते ये हैं तो सर? हमारे पास जो नजर यही आ रहे लोग हैं ना यही सर? लोग होते हैं ना, और आइंदा भी यही होंगे। तो फिर? लेकिन आप ये देखिए कि रफ्ता रफ्ता ये चीजें ठीक हो जाती कहाँ हैं। सही हुई सर? हमें ये चीजें ठीक होंगी ना। देखें, आप मुझे बताएं, वो सर 2000 कब सही होंगी? डॉक्टर साहब, माजरत के साथ देखें, सर, ये 4 सेक्टर 2017 में पाकिस्तान जो है ठीक है। वो 25वीं बड़ी दुनिया किस- की इकोनॉमी बन रहा ये था। आपका स्टेटमेंट है सर, ये हकीकत है और इसमें। हकीकत है, ये सारा आप नेट मान पे लेते हैं, देख ये लें, PMLN IMF का कहती है, देख आप लें, भी एक- उस वक्त आप as a की- businessman कह उस रहे हैं। वक्त का आप इनका IMF के स्टेटमेंट्स देख लें 2017 सर, के। 5.8 उस में वक्त आप GDP था इनका मोडीज सर, मोडीज देख लें 5.7 था जी, 5.8 मोडीज को देख लें, उस वक्त के जो मोडीज की चीजें थी, उस वक्त IMF को आप देख लें, उस इन वक्त चीजों वर्ल्ड के बैंक बाद रिपोर्ट्स देख लें। इन चीजों मैं के गुजारिश बगैर ये हो कर रहा सकता है हूं। सर? जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं। पाकिस्तान नहीं, दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी इन चीजों के बगैर बन देखिए, मैं सकती है? कह रहा हूं, मेरा सवाल का जवाब। अगर हम रास्ते से हट जाएंगे, अगर हम तो मैं रास्ते पे हूं सर, नहीं, यही तो IMF कह रहा है, मैं ये कह रहा हूं, डॉक्यूमेंटेशन का देखिए, कह रहे हैं। रिक्वायरमेंट है। देखिए, एक चीज समझ लें ना, एक रिक्वायरमेंट है अपनी जगह, उस रिक्वायरमेंट को हमने पूरा करना है। उस रिक्वायरमेंट के लिए क्या हम आइन से हटके कोई रास्ता आप तजवीज़ आइन करेंगे? से हटकर कर रहे हैं सर। नहीं करना इस चाहिए वक्त 280 आर्टिकल में से 125 आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हर हुकूमत कर रही है। देखें, अगर हम इसको एक जवाब बना लेंगे, नहीं, मैं तो आपसे एक सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब बताएं। देखिए, आप ही ऑप्शन दे देना सर। 2 wrongs cannot make 1 right। पॉलिटिकल, आप ये बताएं, हम इस वक्त कितनी सियासी जमात, देखिए, जितनी भी सर, मेरे है, सवाल जी का जवाब। जी बताइए। मैं क्या? तो चाहूंगा ना कि जी, आप, जी जी क्योंकि आप ही हमारा सोल्यूशन निकाल जी। सकते हैं ना सर। जी, मैं इस ये- वक्त हुकूमत कितने सियासी जमातों की है? ये तकरीबन अगर ये 11 सियासी जमात, 12-13 सियासी जमातें हैं। अगर 13 सियासी जमातें, जी जी, इन लोगों पर जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको टैक्स नहीं लगा सकती हैं, है ना सर? डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकती हैं, फाइलर और नॉन फाइलर का जो मसला है उसको ख़त्म नहीं Difference, कर जी। सकती हैं, दूसरी और चीज़ें नहीं कर सकती। तो फिर बताइए, कोई इंडिविजुअल सियासी जमात 1 या 2 अगर पाकिस्तान में हुकूमत करने आएगी तो कैसे करेगी सर? वो बाकी तो टांगे खींच देंगे उनकी। या मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं आप बोलें सर। देखें, ये 12-13 जमातें आई हैं, इनको अभी साल हुआ है, 1.25 साल, अप्रैल में आई हैं ना पिछले साल, 1 साल 2-3 महीने हुए हैं। ठीक, आप मुझे बता दें, इन 1 साल 2-3 महीनों में फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं ना। IMF का मसला, इकॉनमी का मसला, पॉलिटिकल इमरान खान के जो आई एग्री, अनस्टेबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट के मसाइल, ये मुसलसल फायर फाइटिंग में लगे I हैं। agree। और उस फायर फाइटिंग में अब इन्होंने अचीवमेंट्स कुछ ना कुछ करके फिर भी आपको दिखा दिए हैं, मुल्क चला के आपको इन्होंने दिखा दिया है। और इन्होंने आप मुल्क इसको मुल्क चलाना कहते हैं सर? बिल्कुल, अरे आपको डिफॉल्ट से, अरे डिफॉल्ट आप लोग खुद कहते थे सर मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये हाँ, तो हम यही इसीलिए कह रहे थे ना कि हमें पता था कि देखें, बाद में पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा क्यों रहा था। इसलिए जा रहा था कि पिछले साल आपने $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा था। वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था उसको आप कहाँ से पूरा करते, वो इनको विरसे में मिला था। उसके लिए ये बैगिंग बॉल लेके दुनिया भर में घूम रहे थे कि भी किसी तरीके से हमें बचाओ। अब इन्होंने देखें, इन्होंने इस साल अपना जो कहते हैं ना पॉलिटिकल कैपिटल इन्होंने लॉस किया है या लूज़ किया है। वो क्या है कि इस साल इन्होंने अपनी इंपोर्ट को कर्टेल करके अपना GDP जो है वो आप आधे % या 0.39 पे आप ले गए। यही चीज़ अगर खान साहब करते अपनी गवर्नमेंट में
और वो इतनी लेविश इंपोर्ट्स ना करते और उस साल उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते तो ये सिचुएशन आज ना आती। आज हम बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में अब डायरेक्शन पे है सर। अब मैं समझता हूं कि हम एक सही डायरेक्शन पे हैं। अब हम फिर अगर डेविएशंस उसमें सोचना शुरू कर देंगे तो वो तो फिर डॉलर्स इसका बताएं मतलब सर, होगा क्या कि हम रास्ते से हट जाएंगे। डॉलर्स कहाँ तक देखें, डॉलर जो है ये मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी पे छोड़ना चाहिए, जो IMF ने भी कहा। देखें, वहाँ पूरी दुनिया के जो एक दिमाग बैठे हुए हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो भी तो कुछ सोच रहे हैं ना, वो भी तो हमारे ऊपर दूरबीनें लगा के बैठे हुए हैं। अब हम अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर ही चलते रहेंगे तो फिर हम अपना ही लॉस करेंगे ना। अगर $400 आप समझते हैं कि ये जाएगा, देखिए मैं तो गुजारिश करता हूं। उसकी क्यों जाएगा? जी मैं गुजारिश करता हूं। देखिए वो इसलिए जाएगा कि आपकी, जैसे मैंने पहले कहा, $55 अरब की इनकम है और $75 अरब या $70 अरब की आपको इंपोर्ट चाहिए ताकि आपके लोगों को रोजगार मिले, आपका GDP जो है वो बढ़े। खान साहब ने भी इसीलिए, देखें, उनके सारे इशारे नीचे जा रहे थे, उन्होंने इंपोर्ट ज़्यादा रखी ताकि उनका GDP ज़्यादा हो, तो वही तो गलती उन्होंने की थी। अब ये गवर्नमेंट ने अगर अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल करके रखा हुआ है, यानी अपनी चादर के मुताबिक जो है अपने पैर फैलाएं, यही हम कहते हैं ना। अब इन्होंने अगर अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाने की कोशिश की है, उसके अंदर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने GDP को सेक्रीफाइस किया है आम आदमी के लिए, रोजगार के लिए। इसका क्या होगा सर? इसका अब इसका ये होगा, ये जरूरी नहीं है। एक तो ये कह देंगे नहीं, इतना नहीं, मसला हल हो जाएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए $55 अरब की इनकम और आपने इंपोर्ट जो है आपने 55 ही की रखनी है। अगर आप उससे ज्यादा जाएंगे तो फिर करंट अकाउंट आई एग्री सर। अब इसका बताओ। अब उसका ये है कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी है। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे? मैं बता दूं, इनकम बढ़ानी है, जो IMF ने भी कहा है कि अपनी टैक्स इनकम नेट बढ़ाएं। से नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स नेट से भी बढ़ेगी। तो कैसे बढ़ेगी सर? बता रहा हूँ ना, टैक्स नेट से जो इनकम आपकी बढ़ेगी वो तो लोकल बढ़ेगी ना। जो आपकी एक्सटर्नल डेफिसिट्स जो हैं, जो एक्सटर्नल आपको इनकम चाहिए, वो एक्सपोर्ट से बढ़ेगी, फॉरेन रेमिटेंस से बढ़ेगी। ठीक है, उसके लिए अगर आपका डॉलर जो है वो फ्री मार्केट उसको फ्लोट कर देंगे तो वो जितने में भी जाता है जाने दें, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। उससे एक हमने एक तोमत बना लिया कि जी इस डॉलर ऊपर चला गया, एक स्टिग्मा बना लिया। तो डॉलर को ऊपर जाने से हमें कतन घबराना नहीं चाहिए। उसके नतीजे में महंगाई होगी, यकीनन होगी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमें इनकम बढ़ानी चाहिए, और इनकम बढ़ेगी तो आप, यानी डॉलर आने से आपकी इनकम बढ़ेगी। कैसे इनकम बढ़ेगी? आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और आपकी रेमिटेंस बढ़ेगी। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको डॉलर को फ्री फ्लोट करना होगा। ठीक, उससे घबराना नहीं होगा। ये तो मत नहीं, सर आपने बता दिया। इसी तरीके से फॉरेन रेमिटेंस, ठीक है, डॉलर महंगा होगा अगर तो कोई हर्ज नहीं, उससे रेमिटेंस भी बढ़ेगी, उससे आपकी ये आप एक ही जगह पे। बाकी इनका क्या होगा? फाइलर, नॉन फाइलर, और ये जो टैक्स नेट बढ़ाना, ये सब डॉक्यूमेंटेशन क्या ये जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी। मैं तो फिर वो कौन करेगा? मैंने तो बात शुरू आपके पहले आपने यही तो कहा कि आप ही नहीं किया है। मैंने आपके सेगमेंट में ये एक मिनट है सर आपके पास, 4000 अरब रुपए का आप टैक्स नहीं ले रहे। वो 4000 अरब रुपए का टैक्स जो है वो शटर पावर की वजह से आपको नहीं मिल रहा। ठीक, एग्रीकल्चर का टैक्स उसके अलावा है। तो ये 4000 अरब रुपए का टैक्स जो है उसके लिए आपको पॉलिटिकल विल चाहिए, और पॉलिटिकल विल के लिए मैं कह रहा हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए। देखिए ये गवर्नमेंट जो है, या जो इनके साथ आप समझते हैं पब्लिक निकलेगी, ये निकाल सकते हैं ये जो 11 सियासी जमातें हैं या इमरान खान है? नहीं, हमें उस एक्सपेरिमेंट में जाना, आपको एक्शन लेना सर, अगर मुल्क के लिए बेहतर है। नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूं सर आखिरी जुमला, देखिए किसी तरीके से लेंगे ना, आप एक्शन लेंगे, किसी तरीके से लेंगे ना। आपको उसके लिए अगर आप सब मिलके एक जॉइंट विजडम होती है, एक कलेक्टिव विजडम होती है। आज आप पाकिस्तानी कौम जो है एक कलेक्टिव विजडम के ऊपर आ जाए, यही 12-13 जमातें एक कलेक्टिव विजडम पे आ जाएं कि हमने ये 9 मई के ऊपर सारी कौम इकट्ठी हो गई ना कि ये नहीं होना चाहिए था। इसी तरीके से सारी कौम आज अगर इकट्ठी इस पे भी सारी कौम मुत्तहिद है कि इनसे टैक्स लिया जाए, लेकिन हुकूमत जिसके पास इंतजामी इख्तियारात है आइन के आर्टिकल 97 के तहत वो नहीं लेती है।